हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम कूलिंग टावर डिज़ाइन का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम कूलिंग टावर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Bios. Learn the smarter way. देखो, कूलिंग टावर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में सबसे पहले हम कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद कूलिंग टावर का वाटर बैलेंस कैसे करते हैं वो देखेंगे। कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस में रिसर्कुलेशन रेट, रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस एंड L/G रेशियो, ये सभी पैरामीटर्स आपको सिर्फ इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। जब भी आप कूलिंग टावर का साइजिंग करोगे, सिलेक्शन करोगे या फिर इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो भी आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इवापोरेशन लॉसेस, ब्लो डाउन, विंडेज एंड मेकअप वाटर, ये सभी पॉइंट्स हम कूलिंग टावर का वाटर बैलेंस करते समय डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कूलिंग टावर का वर्किंग कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा एक कूलिंग टावर है, इसके ऊपर एक फैन लगाया हुआ है और यहाँ से एयर बाहर जा रहा है। ओके, अब देखो, कूलिंग टावर के नीचे एक बेसिन है जिससे रिसर्कुलेशन पंप को सक्शन मिल रहा है। रिसर्कुलेशन पंप क्या कर रहा है, जो भी हमारा कूलिंग टावर का बेसिन है उसमें से पानी लेकर जो भी प्लांट में हमारे हीट एक्सचेंजर्स हैं उनको भेज रहा है। मान लो मल्टीपल हीट एक्सचेंजर्स हैं, तो जो भी रिसर्कुलेशन पंप है वो H1, H2, H3, H4 ये सभी हीट एक्सचेंजर्स को पानी भेजेगा। ओके, मान लो हम एक हीट एक्सचेंजर कंसिडर करते हैं। इस हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है और यहाँ से हॉट फ्लूइड बाहर जा रहा है। अब इसका कूलिंग करने के लिए हम ये कूलिंग वाटर फीड कर रहे हैं। ओके, हमने कूलिंग टावर यहाँ से इनलेट दिया ये T1 टेम्परेचर पे। ओके, जब यहाँ से ये कूलिंग वाटर बाहर आएगा तो ये जो भी हॉट वाटर एंटर हो रहा था उसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब जो भी कूलिंग वाटर है वो T1 टेम्परेचर पे एंटर कर रहा था और T2 टेम्परेचर पे बाहर जा रहा है। और ये जो T2 टेम्परेचर है वो T1 टेम्परेचर से ज़्यादा है, क्योंकि जो भी हॉट वाटर है उसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में वो आ गया है। क्लियर है, ये T2 टेम्परेचर कहाँ से आ गया। ओके, अब ये T2 टेम्परेचर का पानी हम कूलिंग वाटर को भेज रहे हैं। ओके, मतलब ये कूलिंग टावर इनलेट हो गया, ये कूलिंग टावर आउटलेट हो गया। ओके, और इस हीट एक्सचेंजर के लिए ये कूलिंग वाटर इनलेट हो गया और ये कूलिंग वाटर आउटलेट हो गया। देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा और क्लैरिटी से देख लेते हैं। देखो, ये हीट एक्सचेंजर है। ओके, हीट एक्सचेंजर के लिए ये जो है कूलिंग वाटर इनलेट है और यहाँ से बाहर जो जा रहा है वो कूलिंग वाटर आउटलेट है। क्लियर है, और जब एक कूलिंग टावर हम कंसिडर करते हैं तो कूलिंग टावर इनलेट, ठीक है, कूलिंग टावर इनलेट और कूलिंग टावर आउटलेट। अब देखो, कूलिंग वाटर इनलेट हीट एक्सचेंजर में क्या है, T1 टेम्परेचर पे आ रहा है। ओके, और कूलिंग वाटर आउटलेट हीट एक्सचेंजर से कौन से टेम्परेचर पे जा रहा है, T2। अब कूलिंग टावर इनलेट, कूलिंग टावर में जो भी इनलेट वाटर आ रहा है वो कौन से टेम्परेचर पे आ रहा है, T2 टेम्परेचर पे आ रहा है। और आउटलेट में कौन सा जा रहा है, T1 टेम्परेचर जा रहा है। समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है। ओके, उसके बाद हम रिसर्कुलेशन रेट या फिर कूलिंग टावर कैपेसिटी क्या है वो देखते हैं। देखो, रिसर्कुलेशन रेट इज द फ्लो ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द एंटायर कूलिंग सिस्टम इन अ प्लांट। इसका मतलब जब आपके पास मल्टीपल हीट एक्सचेंजर्स हैं, H1, H2, H3, H4, मान लो ये अलग अलग हीट एक्सचेंजर्स हैं, इसमें 10 मीटर क्यूब पर आवर पानी लग रहा है, इसमें 5 मीटर क्यूब पर आवर पानी लग रहा है, इसमें 2 मीटर क्यूब पर आवर पानी लग रहा है और इसमें 1 मीटर क्यूब पर आवर पानी लग रहा है। ओके, तो रिसर्कुलेशन रेट या फिर जो भी आपका रिसर्कुलेशन पंप है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 + 5 15, 15 17 18, ठीक है, 18 मीटर क्यूब पर आवर। क्लियर है, जो भी आपका रिसर्कुलेशन पंप रहेगा उसकी एक्चुअल कैपेसिटी 18 मीटर क्यूब पर आवर रहेगी और इसके ऊपर अगर 20% मार्जिन लेते हो तो 3.6 मीटर क्यूब पर आवर एक्स्ट्रा आएगा। समझ रहे हो, मतलब टोटल 21 मीटर क्यूब पर आवर, 21.6 मीटर क्यूब पर आवर रिसर्कुलेशन रेट आ गया। समझ लो, और ये रिसर्कुलेशन रेट मतलब हर एक हीट एक्सचेंजर को कितना पानी लगने वाला है ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपको हीट बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, मान लो आपके पास है 3 हीट एक्सचेंजर है। पहले हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है, जो भी आपका प्रोसेस स्ट्रीम है
वो लिक्विड फेज में एंटर कर रहा है और आउटलेट में भी आपको लिक्विड फेज मिल रहा है, और आपने यहाँ पे लिक्विड फेज में कूलिंग वाटर इनलेट किया और आउटलेट में भी आपको कूलिंग वाटर मिल गया। ओके, अब इस केस में देखो कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एम सी पी डेल्टा टी फॉर प्रोसेस इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी फॉर कूलिंग वाटर। क्लियर है? अब इसमें से आपको ये जो यम है सिर्फ इतना ही अननोन है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यम1 करके। ओके, अब मान लो यहाँ पे वेपर फेज में प्रोसेस स्ट्रीम एंटर कर रहा है और वेपर फेज में ही प्रोसेस स्ट्रीम आउटलेट में जा रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है क्या? नहीं, जो भी वेपर फेज है वही सेम वेपर फेज आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आएगा, एम सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ओके, ये प्रोसेस स्ट्रीम का है और ये आपका कूलिंग वाटर का है। यहाँ पे भी आपको यम एक ही अननोन है, तो आपने यहाँ पे यम2 कैलकुलेट किया। ओके, अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, कूलिंग वाटर तो आपका लिक्विड फेज में है, लेकिन जो भी प्रोसेस स्ट्रीम है वो वेपर फेज में एंटर कर रहा था और लिक्विड फेज में बाहर जा रहा है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे दो केसेस है। ओके, केस 1 क्या है, जो भी लिक्विड आपका कंडेंस हुआ है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है या फिर वो सबकूल्ड कंडीशन में है, सबकूल्ड कंडीशन। ओके, अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर ये जो भी लिक्विड आपको आउटलेट में मिल रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है तो आपका केस 1 आ जाएगा, और जो भी लिक्विड आपको आउटलेट में चाहिए वो अगर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है तो आपका सबकूल्ड लिक्विड वाला केस आ जाएगा। इसका मतलब मान लो आपके पास वाटर वेपर्स है 100 डिग्री सेल्सियस के। ओके, आप सिर्फ उसको कंडेंस करके 100 डिग्री सेल्सियस का ही कंडेंसेट कलेक्ट कर रहे हो, तो यह हो गया आपका केस 1। और उसके अलावा 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को भी आपको आगे कूल करके 80 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड अगर आपको चाहिए तो यह हो गया सेकेंड केस। इसका मतलब जो भी 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग लिक्विड आपने कंडेंस किया था उसको आपको फिर से 80 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है। समझ रहे हो? तो केस 1 के लिए कौन सा इक्वेशन बनेगा, एम सी पी डेल्टा टी फॉर कूलिंग वाटर इज इक्वल टू एम इंटू लैम्बडा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप एम सी पी डेल्टा टी वाला टर्म यहाँ पे लगाओगे तो डेल्टा टी आपका 0 हो जाएगा, इसलिए आपको वो यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है इसलिए आपने एम लैम्बडा कंसिडर किया। ओके, अब मान लो सेकेंड केस हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप 80 डिग्री सेल्सियस तक वापस कूल कर रहे हो। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो उसका फेज चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका ये इक्वेशन बनेगा एम सी पी डेल्टा टी फॉर कूलिंग वाटर इज इक्वल टू एम लैम्बडा। ये हो गया आपका फेज चेंज के लिए, प्लस और आप कूलिंग भी कर रहे हो उसका, इसके लिए आप क्या लिखोगे, एम सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा टी रहेगा वो 100 माइनस 80 रहेगा। समझ रहे हो? ये यम लैम्बडा में दोनों वैल्यूज आपको पता है, एम सी पी डेल्टा टी आपको पता है। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ आपको यम अननोन है और ये यम रहेगा आपका यम3। ओके, तो रिसर्कुलेशन रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यम1 प्लस यम2 प्लस यम3। क्लियर है? रिसर्कुलेशन रेट क्या है। ओके, उसके बाद होल्ड अप कैपेसिटी क्या है वो देखते हैं। देखो, रिसर्कुलेशन रेट तो आपको समझ में आ गया। अब होल्ड अप कैपेसिटी मतलब क्या है, जो भी आपका कूलिंग टावर सिस्टम है उसमें टोटल कितना कूलिंग वाटर एक्यूमुलेट है उसका कैलकुलेशन है आपका होल्ड अप कैपेसिटी। मतलब जो भी आपका कूलिंग टावर का बेसिन है उसमें कितना वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है, उसके बाद संप में कितना पानी बैठ सकता है, या फिर कूलिंग वाटर की जो भी पाइपिंग है या फिर अलग अलग हीट एक्सचेंजर्स हैं उनकी जितनी भी कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उन सबको ऐड करके जो भी आपकी वाटर क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आएगी वो रहेगी आपकी होल्ड अप कैपेसिटी। देखो, होल्ड अप कैपेसिटी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो केमिकल डोजिंग करते हो कूलिंग टावर में वो सब होल्ड अप कैपेसिटी के बेसिस पे डिफाइन होता है। जितनी भी आपकी होल्ड अप कैपेसिटी है उस होल्ड अप कैपेसिटी के लिए आपको कूलिंग टावर का डोसेज डिफाइन करना पड़ता है। आप वो डोसेज रिसर्कुलेशन रेट के हिसाब से नहीं डिफाइन करते। क्लियर है? होल्ड अप कैपेसिटी क्या है और होल्ड अप कैपेसिटी हमें क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद कूलिंग रेंज।
देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, रेंज और अप्रोच समझने के लिए जो भी आपका कूलिंग वाटर टेम्परेचर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप एक कूलिंग टावर कंसिडर करते हो, ओके, तो कूलिंग टावर के लिए जो कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर है, ओके, कूलिंग टावर में जो पानी अंदर आ रहा है वो कितने टेम्परेचर पे है, वो यहाँ पे आ गया। मतलब पहले केस में हमने देखा था T2, और कूलिंग टावर से जो पानी बाहर जा रहा है मतलब कूलिंग वाटर फ्रॉम टावर, ये जो रहेगा वो आपका T1 रहेगा। अब T2 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज़्यादा है, हमने पहले भी देखा था, ओके, T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। अब देखो कूलिंग टावर में जो इनलेट में पानी आ रहा है वो हॉट वाटर है 36 डिग्री सेल्सियस का, उसको हमें कूल करके बाहर भेजना है। ये पानी कितने डिग्री सेल्सियस तक कूल हो सकता है? देखो कोई भी अगर आप थर्मोमीटर लेते हो और उसके नीचे अगर एक वेट क्लॉथ लगाते हो तो इसका टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है? WBT तक। इसका मतलब जब भी आप इवेपोरेटिव कूलिंग करते हो तो मिनिमम टेम्परेचर जो भी आप अचीव कर सकते हो वो है WBT। WBT के नीचे टेम्परेचर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि WBT काम किस प्रिंसिपल पे करता है? इवेपोरेटिव कूलिंग। और इवेपोरेटिव कूलिंग क्यों होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? जो भी आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वेट क्लॉथ। ये वेट क्लॉथ में क्या है? 100% सैचुरेशन है और यहाँ पे क्या है? 80% सैचुरेशन है। तो जो भी वेट क्लॉथ है और एटमॉस्फेयर, इन दोनों को इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो भी वेट क्लॉथ है उसमें से पानी इवेपोरेट होकर बाहर आना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? जो भी हीट चाहिए वो थर्मोमीटर बल्ब से एब्जॉर्ब करेगा, ओके, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर फॉल होगा। और वो कहाँ तक फॉल होगा? जब तक ये जो भी वेट क्लॉथ है वो और इसके सराउंडिंग की एयर, इमीडिएट सराउंडिंग की एयर, ये पूरे एटमॉस्फेयर को सैचुरेट नहीं करता है। जो भी इसका इमीडिएट एटमॉस्फेरिक लेयर है उसको सिर्फ सैचुरेट करता है। तो वो सैचुरेट होने के लिए जितना वाटर लगता है उतना ही वो इवेपोरेट करता है, ओके। जब एक बार वो सैचुरेट हो जाएगा तो उसके नीचे टेम्परेचर फॉल नहीं होता है। इसके लिए इवेपोरेटिव कूलिंग से हम मैक्सिमम WBT अचीव कर सकते हैं। WBT के नीचे वाला टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है? मान लो इस एटमॉस्फेयर में जो भी WBT हमारा आ रहा है वो 24 डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब जब भी कूलिंग टावर में आप पानी डालोगे तो वो क्या करेगा? वो 24 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया उसका अप्रोच। वो 24 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना चाहता है तो वो उसका अप्रोच हो गया, समझ रहे हो। लेकिन जब भी वो कूल करने का स्टार्ट करता है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पाता है, वो सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस तक ही कूल कर सकता है। मतलब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। देखो मान लो यहाँ पे एक आपके पास लकड़ी है, ओके। मान लो आपको यहाँ से बॉल आपकी तरफ खींचना है, तो आपका लकड़ी वहां तक पहुंच रहा है क्या? नहीं। मतलब आपका रेंज कितना है? यहाँ से यहाँ तक, इतना ही आपका रेंज है। आप यहाँ से आगे तक नहीं जा सकते। ये हो गया आपका अप्रोच, समझ लो। आपका अप्रोच है, आपको बॉल खींचना है, लेकिन आपके पास जो लकड़ी है वो छोटी है, जिसके कारण आप वो बॉल आपकी तरफ खींच नहीं सकते। आप कहाँ तक का बॉल खींच सकते हैं? मान लो एक बॉल यहाँ पे रखा है, वो आप खींच सकते हैं क्योंकि वो आपके रेंज में है, समझ लो। रेंज और अप्रोच, देखो जो भी कूलिंग टावर है उसका भी ऐसे ही है। कूलिंग टावर का एक रेंज है, वो 28 डिग्री सेल्सियस तक कूल करता है। अप्रोच उसका है 24 डिग्री सेल्सियस तक कूल करने का, लेकिन उसमें जो भी लॉसेस हो रहे हैं या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसके कारण वो सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस तक ही कूल कर सकता है। तो ये हो गया आपका रेंज, ये हो गया आपका अप्रोच। क्लियर है? वही सेम हमने यहाँ पे लिखा है। देखो रेंज इज इक्वल टू कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम द कूलिंग टावर। मतलब ये अगर कूलिंग टावर है तो हीट एक्सचेंजर से घूमकर आने वाला पानी जो भी कूलिंग टावर में इनलेट कर रहा है वो कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर मतलब T2, और कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर मतलब जो भी कूलिंग वाटर आप रिसर्कुलेशन पंप को भेज रहे हो, मतलब ये T1 टेम्परेचर। T2 माइनस T1, ये हो गया आपका रेंज। और अप्रोच मतलब क्या है? अप्रोच मतलब कूलिंग वाटर का आउटलेट टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे कूलिंग वाटर पानी बाहर भेज रहा है, मतलब T1 टेम्परेचर पे, ओके। और वेट बल्ब टेम्परेचर,
WBT। ये तो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से रहेगा, मतलब T1 माइनस WBT ये जो रहेगा आपका वो अप्रोच रहेगा, और T2 माइनस T1 जो रहेगा वो आपका रेंज रहेगा। क्लियर है? जितना ज़्यादा रेंज रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस कूलिंग टावर देगा। मतलब देखो, अगर आपके पास जितनी लंबी लकड़ी रहेगी उतने दूर के बॉल आप इकट्ठे कर सकते हो। मतलब जितना रेंज ज़्यादा है उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स कलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? उसी प्रकार जितना रेंज ज़्यादा है उतना कूलिंग टावर के लिए अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। जितना अप्रोच ज़्यादा है, अप्रोच मतलब जहाँ तक आप एक्चुअली पहुँच सकते हो और जहाँ तक आपको पहुँचना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम अप्रोच बोलते हैं। मतलब मान लो लकड़ी इतनी छोटी है तो इतना बड़ा आपका अप्रोच है, तो आप कहाँ तक के बॉल सिर्फ कलेक्ट कर सकते हो? सिर्फ यहाँ तक के बॉल कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी बॉल्स है वो कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रेंज बढ़ेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्लियर है? रेंज और अप्रोच क्या है? ओके। उसके बाद इफेक्टिवनेस। देखो, हमने रेंज और अप्रोच तो समझ लिया, अब इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? रेंज डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100। देखो, रेंज इस केस में क्या है? 8 डिग्री सेल्सियस, और अप्रोच कितना है? 4। तो आप इफेक्टिवनेस कैलकुलेट कर सकते हो, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 इंटू 100। क्लियर है? 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस। देखो, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। इफेक्टिवनेस हमें क्या बताता है? इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कूलिंग टावर टू कूल वाटर इज नोन एज इफेक्टिवनेस। मतलब जो भी पानी कूलिंग टावर में इनलेट हो रहा है वो आप कितने डिग्री सेल्सियस तक कूल कर सकते हो, वो मेजर करता है इफेक्टिवनेस। क्लियर है? ओके। उसके बाद लिक्विड टू गैस रेशो, मतलब L/G रेशो। देखो, L/G रेशो क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो ये आपके पास कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में ये कूलिंग वाटर इन हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से आप नीचे भेज रहे हो, ओके, और नीचे से एयर ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक इंड्यूस फैन लगाया है। क्लियर है? तो ऊपर से जितना भी लिक्विड का मास फ्लो रेट आ रहा है, नीचे से जो भी मास फ्लो रेट ऑफ एयर जा रहा है, इन दोनों का रेशो मतलब L डिवाइडेड बाय G, L/G रेशो। देखो, आपको L/G रेशो मेंटेन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कूलिंग टावर में कूलिंग कैसे हो रहा है? जो भी लिक्विड है वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक ड्रॉपलेट है, वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर इवापोरेटिव कूलिंग हो रहा है। मान लो इसमें एयर ही कम जा रही है, तो क्या होगा? ये जो भी ड्रॉपलेट आ रहा है वो कम एयर के कांटेक्ट में आएगा। अगर कम एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या होगा? उसका इम्प्रॉपर कूलिंग होगा, जितना कूलिंग हमें चाहिए उतना नहीं मिलेगा, आपका रेंज कम हो जाएगा। मतलब 28 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपको चाहिए था, वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिल रहा है, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस रेंज हो गया। और इफेक्टिवनेस कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे अप्रोच 2 से बढ़ गया, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। मतलब देखो, जितना रेंज छोटा होता जाएगा उतना आपका इफेक्टिवनेस कम होता जाएगा। इसीलिए L/G रेशो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है L/G रेशो क्या है? ओके। उसके बाद कूलिंग टावर वाटर बैलेंस। देखो, कूलिंग टावर काम कैसे करता है वो तो हमने देख लिया था। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने ऊपर एक फैन लगाया है, ओके, और यहाँ पे नीचे से आप पानी भेज रहे हो। ये फैन क्या करेगा? उसकी तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स खींच के लेगा। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस्ड फैन है और नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? यहाँ पे जो भी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स हमने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर लगाया और उसको एक स्प्रे लगाया है, ओके, स्प्रे क्या करेगा? एकदम छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स बनाएगा, और ये जो भी एयर वेलोसिटी है उसकी वजह से क्या होगा? ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ कैरी हो जाएंगे और इंड्यूस्ड फैन से बाहर चले जाएंगे। ये जो भी पानी का लॉस हो रहा है उसे हम बोलते हैं विंडेज। ओके, दूसरी बात, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, ओके, जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? इवेपोरेटिव कूलिंग हो रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है मतलब क्या है? वाटर वेपर्स बन रहे हैं, ओके। अब ये जो भी वेपर्स है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो नीचे नहीं आएंगे बाय ग्रेविटी, ओके, ये नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से ऊपर जाएंगे, ओके। और ये जो भी इवेपोरेशन होके जो भी वाटर वेपर्स निकल रहे हैं वो भी विंडेज के साथ बाहर आएंगे। मतलब ये भी हो गया आपका इवेपोरेशन लॉस। समझ गया?
विंडेज क्या है, इवेपोरेशन लॉस क्या है। ओके, अब जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, सिर्फ प्योर वाटर इवेपोरेट होके जाता है, उसके साथ कोई भी सॉल्ट्स इवेपोरेट होके नहीं जाते। आपने घर में हीटर भी देखा रहेगा, या फिर अगर आप कोई पॉट में पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, पॉट के नीचे ऐसे सॉल्ट्स जमा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होके जाता है तो सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। उसी प्रकार कूलिंग टावर में भी होता है, जब प्योर वाटर इवेपोरेट होते जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसके लिए हम मैन्युअली ब्लो डाउन देते हैं, मतलब ये जो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का पानी है वो हम थोड़ा सा बाहर भेज देंगे। ये हो गया आपका ब्लो डाउन लॉसेस। समझ रहे हो, विंडेज क्या है, इवेपोरेशन लॉस क्या है, ब्लो डाउन क्या है। अब ये चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन लॉस। देखो, इवेपोरेशन लॉस क्या है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेटेड ड्यूरिंग इवेपोरेटिव कूलिंग इज नोन एज इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो, ई मतलब क्या है, इवेपोरेशन लॉस, लैम्डा मतलब लैटेंट हीट ऑफ वाटर, सी मतलब रिसर्कुलेशन रेट, सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। जो भी आपका पानी इवेपोरेट होते जा रहा है उसके लिए जितना हीट लगेगा उतना हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए आप इवेपोरेशन लॉस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सी इंटू सी पी बाय लैम्डा इंटू डेल्टा टी। अब लैटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर वो कितना है, 540 किलो कैलोरी पर केजी। तो जब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो इवेपोरेशन लॉस के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू रिसर्कुलेशन रेट इंटू 1/540 इंटू डेल्टा टी। देखो, रिसर्कुलेशन रेट आपके पास है 540, आपका कांस्टेंट है, डेल्टा टी आपके पास है T2 माइनस T1। तो आप इवेपोरेशन लॉसेस एकदम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके साथ इंडस्ट्री में एक थंब रूल भी है, जब भी कूलिंग टावर में 100 lakhs ऑफ किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट होता है तो उसमें 1.8 मीटर क्यूब पर आवर इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं। 100 lakhs मतलब 10 to the power 7 किलो कैलोरी। 10 to the power 7 किलो कैलोरी जब हीट रिजेक्ट होगा तब आपका 1.8 मीटर क्यूब पर आवर इवेपोरेशन लॉसेस होगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब क्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे जो भी वाटर लॉसेस हो रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी डिराइव किया, इवेपोरेशन लॉसेस इज इक्वल टू 0.00085 इंटू 1.8 इंटू रिसर्कुलेशन रेट इंटू डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2। जो भी हायर टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर आप यहाँ पे लोगे। क्लियर है, इवेपोरेशन लॉस आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, जैसे ही कि मैंने पहले स्लाइड में भी आपको बताया, जब भी इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ प्योर वाटर का होता है, इम्प्योरिटीज वैसे ही वाटर में प्रेजेंट रहती है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, इवेपोरेशन लॉस कॉजेस कंटेमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। क्योंकि क्या हो रहा है, इस पॉट में जो भी प्योर वाटर था वो इवेपोरेट होते जाएगा और इम्प्योरिटीज नीचे जमा होती जाएगी, जिसके कारण पॉट के साइड में इम्प्योरिटीज का एक लेयर बनाया रहता है। क्लियर है, इवेपोरेशन लॉस। ओके, अब साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट समझते हैं। देखो, अभी मैंने आपको बताया जब भी इवेपोरेशन होके जाता है सिर्फ प्योर वाटर इवेपोरेट होता है, उसमें जो भी TDS है वो सेम रहेगा। मतलब मान लो आप एक 1000 लीटर पानी यहाँ पे एज्यूम करते हो और उसको यहाँ से नीचे से हीट करते हो। यहाँ पे जब पानी इवेपोरेट होते जाएगा, मान लो 500 लीटर पानी इवेपोरेट होके गए तो पानी कितना बच गया, 500 लीटर। और अगर इसमें 100 ppm TDS है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि आधा पानी इवेपोरेट होके गया तो यहाँ पे 200 ppm होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज ऊपर नहीं गई है, TDS ऊपर नहीं गया है, TDS अभी भी पानी में उतना ही है, सिर्फ क्या हो गया, पानी का क्वांटिटी कम हो गया, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर वॉल्यूम। ओके, अब सॉल्ट कितना है, जितना पहले था उतना ही है, लेकिन पानी आपका आधा हो गया, जिसके कारण यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो गया। समझ रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। अब पानी का क्वांटिटी आधा हो गया, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया। सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे क्या है, मान लो 250 लीटर पानी बच गया तो क्या हो गया, पानी 4 टाइम्स कम हो गया है, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ेगा। समझ रहे हो, और ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उसे हम बोलते हैं साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
ओके, साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब COC रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स इन द रीसर्कुलेटिंग वाटर टू दोज इन मेकअप वाटर। मतलब मान लो यहाँ पे पानी इवेपोरेट होके गया, आपके पास 500 लीटर पानी बच गया है और वो कितने ppm का है, 200 ppm TDS वाला है। ओके, 200 ppm TDS डिवाइडेड बाय आपके पास मेकअप वाटर कितना है, 100 ppm का। ये जो भी पानी है वो आप अगर इसमें मेकअप कर रहे हो तो वो कितना है, 100 ppm। तो इसका COC कितना बन गया, 200 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका COC बन गया 2। ओके, अब मान लो ये पानी आप रिसर्कुलेट कर रहे हो, यहाँ पे जो भी पानी इवेपोरेट होके गया। अब ये जो भी आपके पास 250 लीटर्स ऑफ वाटर है वो आप रिसर्कुलेट कर रहे हो, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 400 ppm। ओके, और इसमें मान लो आप ये पानी मेकअप कर रहे हो तो इसका TDS कितना है, 100 ppm। तो इसका COC कितना बन गया, 4। COC इक्वल टू 4। उसके अलावा मान लो आप ये पानी रिसर्कुलेट कर रहे हो लेकिन मेकअप के लिए आप ये 200 ppm वाला पानी यूज कर रहे हो। मतलब देखो 400 ppm डिवाइडेड बाय 200 ppm कितना हो गया, 2 COC हो गया। मतलब COC मतलब साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो पानी आप मेकअप कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है और जो पानी आप रिसर्कुलेट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। देखो अब यहाँ पे जो भी आप पानी रिसर्कुलेट कर रहे हो, आप बोलोगे मैं रिसर्कुलेट कर रहा हूँ, मैं मेकअप क्यों करूँ, जितना पानी कम होते जा रहा है होने दो, जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तब मैं उसमें नया पानी भर दूंगा। देखो इससे क्या होगा, इसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, आपने घर में जो हीटिंग कॉइल रहता है उसको भी देखा रहेगा, कुछ टाइम बाद इसके ऊपर सॉल्ट जमा हो जाते हैं और ऐसा ही कंडीशन प्लांट में जो हीट एक्सचेंजर है उसमें भी आ जाता है। और ये जब स्केलिंग हो जाता है तो जो भी हीट एक्सचेंजर है उसका इफेक्टिवनेस डाउन हो जाता है। इसके लिए आपको ये स्केलिंग अवॉइड करना है। इसके लिए आप क्या करते हो, इसमें जो भी कम TDS वाला पानी है वो मेकअप करते हो। देखो अब क्या हो रहा है, आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर। अब पानी का वॉल्यूम कम हो रहा था जिसके कारण आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, मेकअप वाटर डाल के पानी का क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो। जब आप पानी का क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा और कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे स्केलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है। इसके लिए जो भी कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरर है वो आपको बताता है या फिर आपको कूलिंग टावर मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है कि आप COC कितना मेंटेन करना चाहते हो और उस हिसाब से कूलिंग टावर डिजाइन होता है। क्लियर है। आपके पास मेकअप वाटर कितने TDS का है और कूलिंग टावर को एक्सेप्टेड TDS लिमिट कितना है, उस हिसाब से आप COC कैलकुलेट कर सकते हो। वही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। देखो एक कूलिंग टावर है जिसमें 1500 अलाउएबल TDS है। ओके, और आपके पास जो भी मेकअप वाटर है उसका TDS 250 है। तो आपका साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 1500 डिवाइडेड बाय 250 कितना आ गया, 6। देखो 6 COC आ गया। अब जो भी कूलिंग टावर है उसका बेस्ट रेंज ऑफ साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 3.5 टू 5.5। ओके, क्लियर है साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ओके, उसके बाद ड्रिफ्ट लॉसेस और विंडेज लॉसेस मैंने आपको पहले भी बता दिया। जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स कूलिंग टावर में एंटर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं वो एयर की वेलोसिटी की वजह से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो भी लॉसेस हो रहा है वाटर का उसे हम बोलते हैं विंडेज। द अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स कैरिड ओवर बाय द विंड एंड लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज ड्रिफ्ट लॉस और विंडेज लॉस। क्लियर है। ओके, उसके बाद ड्रिफ्ट लॉस इज मेनली ऑब्जर्व ड्यू टू हाई एयर वेलोसिटी, मतलब जितना ज़्यादा एयर का वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा आपका विंडेज लॉस रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो विंडेज हो रहा है या फिर ड्रिफ्ट लॉसेस हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वैसे के वैसे बाहर जा रहा है, तो इसमें जो भी सॉल्ट पार्टिकल्स है वो भी बाहर चले जाएंगे। वो ऐसा कर रहा है क्या, जो भी सिर्फ प्योर वाटर है उतना ही खींच रहा है क्या, नहीं, उसके साथ सॉल्ट्स भी खींच रहा है। इवेपोरेशन लॉस में जो भी सॉल्ट्स है वो कूलिंग टावर में एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट लॉसेस के केस में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है उसके साथ जो भी सॉल्ट है वो भी बाहर लेके जाते हैं। इसके कारण ड्रिफ्ट लॉसेस की वजह से
कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता है, लेकिन इवेपोरेशन लॉसेस की वजह से कूलिंग टावर में सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ओके, अब देखो, अगर आपके कूलिंग टावर में ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाया है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर मतलब क्या है, एक ऐसा जाली हम लगा देते हैं जो क्या करता है, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे से कैरी होकर आए हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम देता है। इस टाइम के कारण क्या होता है, जो भी वाटर वेपर्स है उनको कंडेंस होने के लिए टाइम मिलता है, और जैसे ही वो कंडेंस होते हैं लार्जर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और नीचे वापस गिर जाते हैं। समझ रहे हो, वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है यहाँ पर। या फिर जो भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गए हैं उनका एक बड़ा ड्रॉपलेट बनता है, और हेवी ड्रॉपलेट बनने के कारण बाय ग्रेविटी वो नीचे गिर जाता है। समझ रहे हो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम क्या है। ओके, अब आपको ये तो अंदाजा लग गया रहेगा, अगर हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाएंगे तो जो भी ड्रिफ्ट लॉसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, जब आप नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंसीडर करते हो, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर मतलब सिंपल ओपन है, वो ऊपर में प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगाया तो आपको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में 0.3 to 1% ऑफ रिसर्कुलेशन रेट ड्रिफ्ट लॉस कंसिडर करना है। मतलब अगर 100 मीटर क्यूब पर आवर फ्लो रेट है, 100 मीटर क्यूब पर आवर रिसर्कुलेशन रेट, तो 1 मीटर क्यूब पर आवर ड्रिफ्ट लॉसेस है। क्लियर है। ओके, वही अगर आप इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंसिडर करते हो तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में अगर वो आप विदाउट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर चलाते हो तो उसमें कितना लॉसेस होगा, 0.1 to 0.3% ऑफ रिसर्कुलेशन रेट। मतलब अगर 100 मीटर क्यूब पर आवर रिसर्कुलेशन रेट है तो 0.3 मीटर क्यूब पर आवर विंडेज लॉस रहेगा। ओके, और उसमें भी अगर आप ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हो, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर विथ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, देखो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट लॉसेस कम हो रहे हैं, तो वो कितने कम होते हैं। देखो अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर आपने लगाया तो आपको लॉसेस कितने कंसीडर करने हैं, 0.005, 0.005। मतलब जब 100 मीटर क्यूब पर आवर रिसर्कुलेशन रेट रहेगा तो 0.05 मीटर क्यूब पर आवर, सिर्फ इतना ही लॉसेस रहेगा। समझ रहे हो। देखो जब आप नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंसीडर करते हो तो 1 मीटर क्यूब पर आवर लॉसेस है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर विदाउट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर अगर लेते हो तो 0.3 मीटर क्यूब पर आवर लॉसेस है, और विथ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर अगर आप लेते हो तो 0.005 मीटर क्यूब पर आवर ड्रिफ्ट लॉसेस है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे क्या है, उसमें पानी को इवेपोरेट होकर चले जाने दो, वेस्ट होने दो, हमें क्या है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में कंसिडर करते हो तो पानी के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, इसीलिए आप जितने लॉसेस कम करोगे या फिर जितना वेस्ट वाटर रिकवर करोगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, और वैसे भी पानी आपको सेव ही करना चाहिए। इसीलिए हमेशा जो भी आप कूलिंग टावर देखते हो वो सभी आपको विथ ड्रिफ्ट एलिमिनेटर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। ड्रिफ्ट लॉसेस क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम क्या है, हमें विंडेज लॉसेस कितना कंसीडर करना है। ओके, उसके बाद ब्लो डाउन लॉसेस। देखो मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी इवेपोरेशन होता है तो पानी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेकअप वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो 100 ppm का पानी है, उसमें अगर उतने ही क्वांटिटी, मतलब अगर 10 लीटर है, 10 लीटर भी अगर आप डालोगे तो आपको यहाँ पे 50 ppm कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा, वो 60 ppm कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। इसको अगर आपको 50 ppm तक कन्वर्ट करना है तो आपको 14 लीटर पानी ऐड करना पड़ता है। समझ रहे हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा पानी ब्लो डाउन कर देते हैं। मतलब यह 8 लीटर पानी हो गया 100 ppm वाला, उसमें अगर आप 10 लीटर पानी ऐड करोगे तो आपको 50 ppm वाला पानी मिल जाएगा। क्लियर है। इसके लिए हम ब्लो डाउन देते हैं ताकि जो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन का पानी है वो हम कम कर सके, और उसमें जो भी लो TDS वाला पानी है वो अच्छे से ऐड करके जो भी हमारा डिजायर्ड ppm है वो अचीव कर सकेंगे। देखो ब्लो डाउन लॉसेस क्या है, द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड कूलिंग टावर वाटर intentionally discharged from the cooling tower to maintain an acceptable water quantity in cooling tower। मतलब कूलिंग टावर में जो भी वाटर हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं उसका जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो अचीव करने के लिए इंटेंशनली हम कुछ पानी बाहर फेंक देते हैं, उससे हम बोलते हैं ब्लो डाउन। क्लियर है। ओके, अब जो भी ब्लो डाउन लॉसेस है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंट ब्लो डाउन प्लस
परसेंट ड्रिफ्ट लॉसेस इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉसेस डिवाइडेड बाय साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन -1। जो भी आपका इम्प्यूरिटीज बढ़ रहा है वो सिर्फ इवेपोरेशन लॉसेस की वजह से बढ़ रहा है। ब्लो डाउन से आप कम कर रहे हो, ड्रिफ्ट लॉसेस से भी आप कम कर रहे हो, मतलब लॉस ऑफ इम्प्यूरिटीज इज इक्वल टू कंटेमिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, जो भी सिस्टम में इम्प्यूरिटीज है वो कांस्टेंट रहेगी। जितना आपका कंटेमिनेट हो रहा है उतना अगर आप बाहर भेज रहे हो, मतलब इवेपोरेशन लॉस की वजह से अगर 10 ppm एक्यूमुलेट हो रहा है तो ब्लो डाउन और ड्रिफ्ट लॉसेस की वजह से अगर आप 10 ppm बाहर भेज देते हो तो क्या होगा, पानी में जो भी सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमने कैसे डिफाइन किया? ओके। उसके बाद सिस्टम लॉसेस। देखो सिस्टम लॉसेस मतलब क्या है, कभी कभी क्या रहता है, प्लांट में कोई वॉल्स लीकेज रहते हैं, फ्लैंज में से पानी बाहर आते रहता है, तो ये जो भी लॉसेस है जहाँ से कूलिंग टावर सिस्टम से बाहर जा रहा है उसे हम बोलते हैं सिस्टम लॉसेस। सिस्टम लॉसेस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसमें KMnO4 सॉल्यूशन डाल सकते हो। जब भी KMnO4 सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, जहाँ पे भी वो लीक है वो फ्लोर पे गिरेगा और उसका रेड कलर होता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे लीकेज है कूलिंग टावर लाइन में। ओके, सिस्टम लॉसेस क्या है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है पता चला। ओके, उसके बाद मेकअप वाटर। देखो अगर इवेपोरेशन होके पानी बाहर जा रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे करके इस कूलिंग टावर सिस्टम से पूरा पानी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे पानी ऐड करना पड़ेगा, और जितने क्वांटिटी में पानी ऐड कर रहे हो उसे हम बोलते हैं मेकअप वाटर। देखो मेकअप वाटर भी आपको कैलकुलेट करके डालना है। अगर आपने ज़्यादा दिया तो क्या होगा, ये जो भी आपका बेसिन है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके लिए जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना ही मेकअप वाटर आपको इसमें ऐड करना है। मेकअप वाटर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको वाटर बैलेंस करना पड़ेगा। देखो कोई भी बैलेंस करने के लिए आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट। अब मान लो ये कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में इनलेट क्या क्या है, रिसर्कुलेशन वाटर जो कि हीट एक्सचेंजर से घूम के कूलिंग टावर में आ रहा है। ओके, उसके बाद हमने मेकअप वाटर ऐड किया है, ये क्वांटिटी हमें अननोन है। ओके, हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, अब ये क्वांटिटी कितना ऐड करना है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें से बाहर कितना जा रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले इवेपोरेशन लॉसेस, उसमें इवेपोरेट होके जा रहा है। विंडेज एयर वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। रिसर्कुलेशन फ्लो आउट मतलब क्या है, जो भी आपका रिसर्कुलेशन पंप है वो कुछ ना कुछ बाहर भेज रहा है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद ब्लो डाउन लॉसेस और सिस्टम लॉसेस। अब देखो मान लो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे 100 मीटर क्यूब है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, तो टोटल कितना पानी बाहर जा रहा है 104। ओके, और वापस कितना आ रहा है, वापस आते समय आ रहा है 100 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, अब 4 मीटर क्यूब पर आवर पानी कम है, तो ये जो भी 4 मीटर क्यूब पर आवर पानी कम है वो आपको मेकअप वाटर से डालना पड़ेगा। समझ रहे हो वाटर बैलेंस आपको कैसे करना है, मेकअप वाटर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद होल्डिंग टाइम इंडेक्स। देखो कूलिंग टावर में हम केमिकल डोजिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होल्ड अप कैपेसिटी ऑफ कूलिंग टावर। अब कोई भी केमिकल अगर आप डालोगे तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम लगता है रिएक्ट होने के लिए। मतलब जब आप कूलिंग टावर में बायोसाइड्स ऐड करोगे तो 24 आवर्स लगते हैं उसको, जो भी बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज है उसको किल करने के लिए। और आपके पास जो कूलिंग टावर है उसमें ब्लो डाउन आप दे रहे हो, इवेपोरेशन लॉस अगर हो रहा है या फिर विंडेज लॉस हो रहा है तो वाटर की क्वांटिटी कम होगी। और जब ब्लो डाउन दोगे तो ब्लो डाउन देते समय कुछ केमिकल बाहर चला जाएगा, विंडेज के साथ केमिकल बाहर चला जाएगा, तो ऐसा करके धीरे धीरे करके कूलिंग टावर में जो भी केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रेश मेकअप वाटर ऐड करो जिसमें 0% केमिकल है। केमिकल तो जब जैसे जैसे बाहर जाएगा वैसे वैसे कूलिंग टावर सिस्टम में जो केमिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। और अगर 24 आवर्स के लिए कूलिंग टावर में कोई केमिकल बचा ही नहीं तो फिर वहाँ पे वो केमिकल काम कैसे करेगा। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि कूलिंग टावर में होल्डिंग टाइम इंडेक्स कितना है। होल्डिंग टाइम इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉगरिथमिक मीन ऑफ 2 इंटू होल्ड अप कैपेसिटी डिवाइडेड बाय ब्लो डाउन प्लस विंडेज लॉसेस, क्योंकि जो भी केमिकल है वो ब्लो डाउन और विंडेज से ही बाहर जा रहा है। इवेपोरेशन तो सिर्फ प्योर वाटर बाहर जाता है, विंडेज से या फिर ब्लो डाउन से, दोनों में से आपका केमिकल बाहर जाएगा। तो जो भी केमिकल बाहर जा रहा है उस हिसाब से आपको होल्डिंग टाइम इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है।
अगर आपके कूलिंग टावर में जो भी होल्डिंग टाइम इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे हो वो मान लो आ रहा है 10 आवर्स। ओके, अब आपके पास एक केमिकल है जिसका रिएक्शन टाइम है 24 आवर्स। अब अगर आपके कूलिंग टावर में 10 घंटे में केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन 50% हो रहा है तो ये 24 आवर्स वाला केमिकल अगर आप डालोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। इसके लिए अगर आपका होल्डिंग टाइम इंडेक्स 10 घंटा है तो आपको उसके हिसाब से केमिकल लेना पड़ेगा। मतलब आपको एज ए बायोसाइड कोई ऐसा केमिकल चूज करना पड़ेगा जिसका रिएक्शन टाइम 10 घंटे से कम हो। मतलब 8 आवर्स अगर उसका केमिकल रिएक्शन टाइम है तो क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 50% होने से पहले ही वहां पे जो भी बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज है वो किल कर देगा। समझ रहे हो? मतलब अगर आपका होल्डिंग टाइम इंडेक्स आपको पता है तो उस हिसाब से आप केमिकल चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में अगर होल्डिंग टाइम इंडेक्स बहुत कम है तो क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाई क्वालिटी वाला केमिकल यूज करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट आपको बढ़ेगा। इसके लिए आपके केस में होल्डिंग टाइम इंडेक्स आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो उतना आपको ट्राई करना है ताकि आप जो भी केमिकल डोजिंग का कॉस्ट है वो बचा सकते हो। क्लियर है? ओके, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। BIOS. Learn the smarter way.